अभी हाल ही में हमने एक लोगों का जो मुकदमा फाइल किया और उनकी काउंसलिंग की और सही तरीके से उनको सही राह दिखाई और सही सजेशन दिया। उनकी समस्या ये थी कि पत्नी से डिस्प्यूट हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ और अब वो पत्नी क्या चाहती है ये भी बताने को तैयार नहीं है। केवल धमकियों पे धमकियां देती जा रही है कि हम हस्बैंड यानी कि जो पति है उसको हम जो भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो या चाहे सरकारी हो, हम उसकी नौकरी छीन लेंगे, हम अलग फर्जी मुकदमे दायर कर देंगे उसके ऊपर। और इसके अतिरिक्त भी जो छेड़छानी के जो मुकदमे होते हैं वो उसके परिवार वालों के ऊपर हम लागू करवा देंगे। उसी के साथ में तरह तरह के और भी धमकियाँ मिलती हुई हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, केवल घर में बैठ के आपसे हम केवल मेंटेनेंस लेंगे और गुजारा लेंगे और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होंगे। हालांकि मैंने भी बहुत प्रयास किया कि ये जानने के लिए कि उसका डिस्प्यूट क्या है, झगड़ा किस बात पे है, आखिर में पत्नी वो चाहती क्या है, आखिर में डिस्प्यूट की वजह क्या है, किस तरीके से दोनों में विवाद हुआ है, जो उसकी जड़ को मिल सके तो जिससे उसका सुझाव देकर और उसका समाधान किया जा सके। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो जिस तरीके का जो व्यक्ति है, जो उसने मनसा में जो उसने बना ली है वो उसको पूरी करके ही छोड़ता है। जैसा कि पत्नी ने कहा था कि केवल हम कुछ नहीं करेंगे, केवल हम तुमको बर्बाद कर देंगे। किसी न किसी तरीके से फिर भी उनको ये लगता है कि हम जो है अपने पति को बर्बाद कर देंगे, इसमें किसी तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सोचने का केवल भ्रम है, क्योंकि जाहिर सी बात ये है कि जैसा कि लोहा लोहे को काटता है, सही बात है, लेकिन लोहा लोहे को तो काटता है, लेकिन उसमें जो काटता है वो भी कटता है और जिसको काट रहे हैं वो तो कटता ही कटता है। यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में डिस्प्यूट तो है ही, तो केवल जो समय व्यर्थ होगा वो केवल हस्बैंड का नहीं होगा, वाइफ का भी नुकसान होता है। दोनों में एक का नुकसान हो ये कहना उचित नहीं है, नुकसान इसमें दोनों का होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पत्नी को इस तरीके की एक्टिविटी कारित करने के लिए उसको बल कहाँ से मिलता है। जैसा कि हमने भी जो रिसर्च किया है, जो हमारे अभी लेटेस्ट केस में जिसमें मैंने ये प्रयास किया जानने के लिए, उसमें पति और पत्नी के बीच में जो विवाद हुआ, पति तो खैर निजी जो जॉब थी वो करता था, लेकिन पत्नी का जो बैकग्राउंड था थोड़ा मजबूत था। लेकिन जो पत्नी थे उनके जो पिता थे वो सरकारी नौकरी में थे और उनके जो रिलेटिव हैं वो भी सरकारी नौकरी में। तो जो उनको ये लगता है था कि मेरे पास अच्छा बैकअप है, हम अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये उनका भ्रम है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग को अडॉप्ट करने के बाद कोर्ट में जब उसमें जाना पड़ता है उसमें क्या हाल होता है, ये जो कोर्ट प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं ये वो अच्छे से समझ सकते हैं। जितना भी किसी के पास भी कोई भी बैकअप हो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अंत में किसी ना किसी भी तरीके से, क्योंकि दोनों को जब ये लगता है कि इस तरीके के अगर जो डिस्प्यूट हो रहे हैं इसमें समय दोनों का बर्बाद हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक दोनों से अगर जो डिस्प्यूट हो गया है, विवाद हो गया है, जाहिर सी बात है हस्बैंड भी वो भी दूसरी शादी करेगा, क्योंकि परिवार बसाना ही बसाना है। वाइफ है वो भी दूसरी शादी करेगी, क्योंकि उसको भी लगता है परिवार बसाना ही बसाना है। और ये परिवार बसाने की एक उम्र निर्धारित होती है, अगर जो ये उम्र निकल जाती है तो फिर उसके बाद परिवार वगैरह कुछ भी बस नहीं पाता है, केवल हाथ में लगता है केवल झगड़ा। अंत में केवल किसी भी प्रकार से कोई भी क्या प्रोसीडिंग अडॉप्ट करते हैं ये भविष्य खुद निर्धारित करता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। आपका स्वागत है एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक शेयर करने, जिससे और लोगों तक इस तरीके का जो जानकारी है उसका वो लाभ उठा सकें। अब जो पत्नी ने इस तरीके का जो धमकियां देना शुरू कर दिया है, जाहिर से तौर पे जब किसी भी दोनों पक्ष में जब विवाद होता है तो सबसे पहले जो पत्नी है उसके घर वालों की तरफ से ये जो धमकियां या ब्लैकमेलिंग या दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा, दबाव बनता किस पे हो, जाहिर सी बात है कि जो हथियार या कोई भी जो लॉ की जो प्रोटेक्शन दी गई है वो महिलाओं को दी गई है। वो महिलाओं को प्रोटेक्शन इसलिए दी है कि जो भी कोई निचली या दबे तबके के लोग हैं उनके जो साथ है किसी तरीके से अन्याय ना होने पाए, उन्हीं के साथ भी न्याय हो। लेकिन किसी चीज़ का, किसी वस्तु का कोई भी लॉ है उसका यूज़ होने से ज़्यादा उसका मिसयूज़ होता है। ये आप भी समझते हो, सभी लोग समझते हैं, लेकिन इसको भी कंट्रोलिंग करने के लिए या निर्धारित करने के लिए अभी कोई इस पर लॉ भी नहीं बना हुआ है। तो अल्टीमेटली जब इस तरीके की धमकियाँ मिल जाती हैं कि हम पति को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी हम नौकरी छीन लेंगे, तुमको हम रहने नहीं देंगे, तुमको और तुम्हारे परिवार को फर्जी केस में जो दहेज उत्पीड़न के जो सारे केसेस हैं वो तुम पर हम एलिगेशन के साथ में हम इम्पोज कर देंगे, और तरह तरीके से जो और भी जो धमकियां जो हो पाती वो सारी मिलती हैं। तो इस तरीके मैं ये बताना चाहूँगा कि जाहिर सी तौर पे फर्जी केस के उत्पीड़न में कोई भी किसी तरीके किसी को भी नहीं फंसा पाता है। अगर जो वो केस दर्ज भी हो जाता है तो अल्टीमेटली बेल हो जाती है। बेल होने के बाद केवल कोर्ट प्रोसीडिंग चलती ही रहती है। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी पत्नी
जो पति हैं उसके घर वालों को कोई भी किसी तरीके से जेल आज तक नहीं करवा पाई है। दूसरी चीज़, और इसके साथ में जब ये पत्नी कहती है कि हम तुमसे मेंटेनेंस लेंगे, गुजारा भत्ता लेंगे और हम कोई काम भी नहीं करेंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो पत्नी आपके साथ में, यानी कि पत्नी अगर जो अपने ससुराल में रह रही होती हो तब भी वो काम करे या ना करे, हस्बैंड का दायित्व बनता है, तब भी उसको मेंटेनेंस के रूप में कुछ ना कुछ खर्चा देता ही देता है। अब वो अलग रह रही है फिर भी वो मेंटेनेंस ही दे सकता है और उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं लागू होगी। अब मेंटेनेंस देने का राइट ये है क्योंकि अब मेंटेनेंस फाइल करेगी सेक्शन 125, जो अब चेंज होके सेक्शन 144 बीएनएस हो गया है। अब बीएनएस में सेक्शन 144 में अगर जो मुकदमा पत्नी करती भी है, अल्टीमेटली 5-6 महीनों का चक्कर लगाने के बाद उसको इंटरिम का जो ऑर्डर प्राप्त होता है। अब 5-6 महीने का जो इंटरिम का ऑर्डर हुआ है, यहाँ तक कि तो पहले तो उसके ऊपर वो एक्सपेंसेस करे। अब किसी न किसी तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी जाता है तो पति के पास ये ऑप्शन है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, अपील कर सकता है कि जो मेंटेनेंस किया गया है ज़्यादा किया गया है, बिना निर्धारित किया गया है और बिना किसी आधार के किया गया, उसको वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। हाई कोर्ट आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से कोर्ट प्रोसीडिंग का जो एरिया है वो ब्रॉड होता ही जाएगा। बात हुई थी केवल जो पत्नी थी कि केवल वो मेंटेनेंस लेने के लिए, अब वो मेंटेनेंस कितने दिन में प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है, ये वक्त बताता है। ये जो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि हर चीज़, हर कोई अथॉरिटी या हर कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसी के साथ में अगर जो फिर भी ये लगता है कि इस तरीके की जो पत्नियां हैं फिर भी, और उनके जो घर वाले हैं वो जो उनके जो हस्बैंड के ससुर हैं वो अलग से धमकी देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, इस तरीके की जो एक्टिविटी की है हम तुमको इसमें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मैं बताना चाहूँगा इस तरीके की जो धमकियाँ होती, ये धमकियाँ असल में कोई आज तक लागू नहीं कर पाया है। अगर जो लागू भी कर पाया होता तो आज भी उसके भी खिलाफ कोई ना कोई एलिगेशन, कोई ना कोई प्रोसीडिंग अवश्य चल रही होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब दोनों में झगड़ा होता है, अगर जो आपने 2 वार किए हैं तो 1 वार ज़रूर आपने भी खाए होंगे। तो इस तरीके से अगर जो ये एक्टिविटी आपको लगता है कि कारित की गई हैं तो इस तरीके की एक्टिविटी में कोई भी किसी प्रकार से कोई भी बल नहीं होता है। और इसके साथ में क्योंकि इस तरीके की जो धमकियां जो पत्नी या उसके घर वालों की तरफ से दी जाती हैं केवल और केवल थाने में हो या कोर्ट प्रोसीडिंग में हो, केवल दबाव बनाने के लिए की जाती हैं कि इस तरीके से हस्बैंड के ऊपर दबाव बनाया जाए। अल्टीमेटली अननेसेसरी जो अमाउंट उनको नहीं हकदार होता है, क्योंकि मानने में कोई जाता नहीं है तो मांगने में कुछ भी मांग लेते हैं, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए कि हमको बतौर मेंटेनेंस दे दिया जाए। अरे हस्बैंड क्यों दे दे आपको मेंटेनेंस चाहिए तो घर में आप सही तरीके से रहिए, आके बतौर वाइफ, लीगली वेडेड वाइफ बन के रहिए। वो 35 लाख रुपए का 40 लाख रुपए भी आपके फेवर में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन जब आपने उसको कंटेस्ट करके लड़ के और ज़बरदस्ती आप उससे वसूलना चाहते हो तो आप उससे वसूलिए, फिर आप उसमें कंप्रोमाइज़ की बात क्यों करें। अगर जो आप उसको वसूलने हैं तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट प्रोसीडिंग अडॉप्ट करिए और माननीय न्यायालय से ऑर्डर पास कराइए और फिर उस ऑर्डर को इन्फोर्समेंट के लिए डे बाय डे उसका एग्जीक्यूशन करवाते रहिए। फिर उसमें आपसी तौर पे फिर सुलह समझौते का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर जो कोई औचित्य बनता भी होता है तो क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, कि जैसे कि हम हंसना और रोना एक साथ नहीं हो सकता। उसी तरीके से हम एक तरीके से हम प्ली बार्गेनिंग, यानी कि अगर जो हम उसमें समझौते के रूप में हम बातचीत भी करें और दूसरी तरीके से हम उसमें इन्फोर्सबिलिटी के लिए, हम एग्जीक्यूशन के लिए मुकदमा भी लें और कोर्ट से हम ऑर्डर करवाएं कि सच एंड सच पर्सन से मेंटेनेंस की रिकवरी कराई जाए, एलिमनी की रिकवरी कराएं, ये कहीं हद तक उचित नहीं हो पाता। अगर जो इस तरीके से अगर जो कोई तथ्य, कोई अगर जो फैक्ट अगर जो उचित है तो उनका इन्फोर्सबिलिटी कितने हद तक होती है, ये जो मुकदमा लड़ रहे हैं या जो कोर्ट प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। ये मुझे और इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरीके के जो धमकियाँ हस्बैंड को मिलती हैं, वो भी उस हस्बैंड को जो भी बिल्कुल सीधा साधा है, उसने शादी क्या कर ली तो यानी कि पूरे जहाँ की सबसे बड़ी गलती कर ली। तो इस तरीके की जो उसने कोई गलती अगर जो मानते हुए कर भी रही है तो सबसे पहले आपको अपनी कोई गलती मानने की आवश्यकता नहीं है। आप निडर होकर रहें। आपने अगर जो सोच लिया कि मैंने कोई गलती की है, मेरी कोई फॉल्ट है, तो ज़रूर हो सकती है फॉल्ट हो, लेकिन अगर जो आपने ये मन में सोच लिया है कि मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, निडर होकर कंटेस्ट करके रहिए। आप किसी के दबाव के चक्कर में मत आइए, कोई भी दबाव मत बनने दीजिए अपने व अपने परिवार के ऊपर। अंत में जो पत्नी है वो किसी न किसी तरीके से, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो उस दबाव जब नाकाम नहीं आएगा तो वो वहीं से फेल हो जाती है। क्योंकि
जो पत्नी की जो लड़ने की या कंटेस्ट करने की जो एक उम्र निर्धारित की है वो उम्र के तक ही लड़ती है, उसके बाद फिर वो नहीं लड़ती, उसके बाद भी उसका भी मनोबल टूट जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब वो सोच के आती है कि हम 1 महीने 2 महीने में हम पति को जेल पहुंचा देंगे, उसके घर वालों को हम तबाह कर देंगे, उसके जो और भी निकटतम संबंधी हैं उसको हम जेल पहुंचा देंगे, तो जो महीने 2-4 महीने जब बीत जाते हैं कहीं कुछ नहीं हो पाता तो उसका भी मनोबल टूट जाता है। और ये मनोबल ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल 10 साल तक ही चलता है, उसके बाद पूरी तरीके से टूट जाते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि वाइफ की तरफ से ऑफर आता है जो देना हो वो दे दें, हमें अब कोई भी किसी तरीके से कोई भी केस नहीं लड़ना है। और यही चीज़ अगर जो हम पहले अगर किसी को हम एडवाइस करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है, वो कुछ फेक लगती है, अननेसेसरी लगती है। उनको ये लगता है कि हमारे पास बैकअप है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे भाई सच एंड सच प्लेस में है और मेरे रिलेटिव यहाँ हैं, तो इस तरीके का जो कुछ बैकअप है तो वो बैकअप नहीं काम में आता है। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, एक नए तथ्य की जानकारी के साथ। और आपने वीडियो अगर जो अंत तक देखा है, पूरा देखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें देश हित में। और ऐसी ही जानकारी ये वीडियो शेयर करें दूसरों लोगों तक जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।